आखिरी 5 मिनट्स, बिकॉज नमाज निकल जाएगी फिर, ठीक है। आखिरी 5 मिनट्स हैं, वी आर डन विद इट, वी आर डन विद द टॉपिक, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हम शेड्यूलिंग कंसिडरेशन में आखिरी बता देता हूँ, दो मिनट दें मुझे। आई एम नॉट गेटिंग इनटू इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स का टॉपिक आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक बात इम्प्लांट्स में इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि सिंगल टूथ इम्प्लांट हो और कोई भी रूट कनाल हो तो प्रोग्नोसिस सिमिलर है, ठीक है। बेहतर है कि रूट कनाल करवाई जाए, बिकॉज रूट कनाल करवाने से occlusal लोड ज्यादा अच्छा दांत के ऊपर पड़ता है। इट इज बेटर टू हैव अ टूथ रूट कनाल ट्रीटेड देन टू गेट एन इम्प्लांट। सारे अच्छे दांत को निकाल कर इम्प्लांट करना जुर्म है, और सारे बुरे दांत को बचाना भी जुर्म है। जहां इम्प्लांट नीडेड है वहां इम्प्लांट करें, जहां एंडोडोंटिक प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है वहां इम्प्लांट करें, और जहां पे रूट कनाल हो सकती है वहां रूट कनाल करें। जहां नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट हो सकता है वहां रीट्रीटमेंट करें। जहां सर्जिकल रीट्रीटमेंट हो सकता है, जहां सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है वहां सर्जिकल ट्रीटमेंट करें। नो नीड टू गो फॉर इम्प्लांट्स अंटिल दे आर नीडेड, ठीक है। जो नॉर्मल रूट कनाल है वो इकोनॉमिकल वे है ऑफ रिस्टोरिंग द टूथ, ठीक है। और दूसरी बात, फॉरेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मेट हो जाती हैं, फॉरेन क्राउन लग जाता है। as compared to, on the contrary, as compared to implants, you have to leave it for osseointegration, and उसकी functional loading के लिए आपको 3 months required होता है। फिर उसके अलग issues होते हैं, एक surgical procedure है, ठीक है। तो always try to save the tooth until unless कोई सेव नहीं हो सकता वो, ठीक है। अच्छा, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो एंडोडोंटिक केस सिलेक्शन को डिफाइन करेंगे? डायलैसरेशंस हो, कैल्सिफिकेशंस हो, रिजॉर्प्टिव डिफेक्ट्स हो, इनएबिलिटी टू आइसोलेट द टूथ हो, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे आप कि अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो आप एंडो करें कि नहीं करें, ठीक है। आपका डिसीजन है कि आपको रेफर करना है कि नहीं करना। अगर आपको रेफर करना है आप रेफर कर सकते हैं किसी स्पेशलिस्ट को। अगर आपकी स्किल्स आप समझते हैं कि उस लेवल की नहीं है तो ऑलवेज रेफर द पेशेंट, ठीक है। अच्छा, शेड्यूलिंग कंसल्टेशंस में क्या बात बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने जितने भी वाइटल केसेस हैं, जितने भी वाइटल केसेस हैं उनकी अगर आप मल्टी शेड्यूलिंग कंसल्टेशन, ठीक है। जितने भी वाइटल पेशेंट, जितने भी वाइटल केसेस हैं, सारे वाइटल केसेस को जब आप मल्टी विजिट कर रहे हैं तो आप पहले विजिट के बाद सारे वाइटल केसेस को 5 to 8 डेज के बाद बुलाएंगे। सेकेंड विजिट कब करेंगे? आफ्टर 5 to 8 डेज। क्यों? ताकि 5 to 8 डेज में आप चेक कर लें कि भाई इन्फेक्शन कितना कम हो गया है, इन्फ्लेमेशन कितनी कम हो गई है। जितने भी इमरजेंसी केसेस हैं, सिम्टोमेटिक केसेस हैं, उनको आप 24 to 48 आवर्स के बाद चेक करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और जितने भी नॉन वाइटल केसेस हैं उनको आप 1 वीक देंगे, ताकि आपने जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है अंदर वो अपना इफेक्ट दिखा सके। वाइटल केसेस में 5 to 8 डेज बाद बुलाएंगे और चेक करेंगे कि भाई इन्फेक्शन की क्या सूरत है, इन्फ्लेमेशन कम हुई है, पेशेंट का पेन कम हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, जितनी भी इमरजेंसी केसेस हैं, जितने भी सिम्टोमेटिक केसेस हैं, उनमें 24 to 48 आवर्स बाद अपॉइंट करेंगे, और जितने भी नॉन वाइटल केसेस हैं उनमें 1 वीक के बाद अपॉइंट करेंगे, ताकि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इफेक्ट नोटिस कर सकें कि आया, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें पता है कि 1 वीक 7 डेज से पहले इफेक्ट ही नहीं देता अपना वो, तो 1 वीक के बाद बुलाएंगे नॉन वाइटल केसेस का। सो दिस एंड्स द टॉपिक, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड द होल टॉपिक, cover to cover by the book, and I guess I have not missed out anything. But if you guys think I have missed out anything, you can always ask me up, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हवाले से हो, you can ask me or any of the seniors in the group, ठीक है। और I hope आपको, आप लोगों को समझ में आया होगा। You must have learned something out of this long lecture. I know it's very difficult for me, for everyone to give this lecture, and for everyone who's attending this lecture. Thank you for being a brilliant audience, ठीक है। Thank you for staying in till the very end, ठीक है। Now I would like to have any questions. अगर आप लोगों की हिम्मत है तो questions पूछ लें। I am ready to give answers, ठीक है। Last 2 minutes. एक क्वेश्चन है मेरा सर, एक ये जो पॉइंट है कि क्राउन रेस्टोरेशन आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट,
सर अगर साउंड टू स्ट्रक्चर ज्यादा हो तो फिर भी नीड है हमें क्राउन करने की? वेरी नाइस क्वेश्चन, जबरदस्त जबरदस्त। अगर ग्रेटर देन 1/3 टूथ स्ट्रक्चर लॉस होगा तो क्राउन देना है, अगर लेस देन 1/3 टूथ स्ट्रक्चर लॉस है तो क्राउन देना जरूरी नहीं है। सिंपल रूल। रेस्टोरेशन ऑफ एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ भी मैं ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी मेरा ही टॉपिक है, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। ओके सर। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मैं इतनी देर में इनको रेफरेंस दे देता हूँ। सर रीट्रीटमेंट में फ्लेयर अप के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं? रीट्रीटमेंट में फ्लेयर अप के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं, ये आपको पता चलेगा माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एंडोडोंटिक इन्फेक्शंस, क्योंकि रीट्रीटमेंट में एक बहुत ही खबीस बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है एंटेरोकॉक्सिस फीकैलिस। जी सर। उसकी वजह से होता है। ठीक सर। हाँ जी। रेस्टोरेशन ऑफ एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ है, ठीक है, इसका एडिशन है मेरा साउथ एशियन एडिशन है, ठीक है, मेरे ख्याल से 12th या 13th एडिशन, साउथ एशियन एडिशन, जो अभी जो लेटेस्ट एडिशन आया उससे पहले वाला, ठीक है। इसके अंदर क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स ऑफ रेस्टोरिंग नॉन वाइटल टीथ का चार्ट है, पेज नंबर 83 है, और चार्ट नंबर टेबल नंबर 22.3 है, ठीक है। पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नेम कौन सा है? चैप्टर नंबर 22। 22, ओके। इसमें देख लें, इसमें एंटीरियर का भी दिया हुआ है, पोस्टीरियर का भी दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है कि कब क्राउन करेंगे, कब ऑनले करेंगे, कब रेस्टोरेशन करेंगे। सही सर। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? हम एंड करें लेक्चर को। डॉक्टर जाजिब आप मेरे ख्याल से मौजूद हैं? जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साद फॉर वंडरफुल लेक्चर, बहुत कुछ सीखने को मिला, और थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। सर सिंगल Thank you, यूजर sir. इंडिकेशंस अल्लाह बताएं। हाफिज।